नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक ने किस तरह ग्रो किया और किस तरह वो इंडिया की सबसे बढ़िया बैंक बन चुकी है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि एचडीएफसी ये कर रही है, वो कर रही है, तो आज हम उसी चीजों को एकदम स्ट्रेटेजिकली देखेंगे कि किस तरह उन्होंने ग्रो किया और वो फॉर्मूलाज, वो स्ट्रेटेजीज कैसे हम अपने बिजनेस में, अपने जीवन में अपना सकते हैं। वो सारी की सारी बातें हम जरूर देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहूंगा एचडीएफसी बैंक के पॉजिटिव फैक्टर जो एचडीएफसी बैंक को आज नंबर 1 बैंक बनाने के लिए सक्षम रही है। पॉइंट नंबर 1 बताता है हमें ये कि एचडीएफसी बैंक जब से बनी है तब से बाकी बैंक की तरह काम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर आप बाकियों की तरह काम करोगे तो आपका कोई मोल नहीं रहता है। एचडीएफसी बैंक ने भी वही सूत्रों का पालन किया और उन्होंने शुरुआत से ही रिटेल बैंकिंग पे फोकस किया, रिटेल लोगों को लोन देना ज्यादा शुरू किया। एचडीएफसी बैंक ठीक है, कॉर्पोरेट लोन्स भी देती है और उन्होंने मेन कॉर्पोरेट लोन सारे ब्लू चिप कंपनी को। अगर आपको नहीं पता ब्लू चिप कंपनीज क्या होती है तो आपको बता दूं कि ब्लू चिप कंपनीज ऐसी कंपनी जो कि अच्छी वेल सेटल्ड है, उनको सिर्फ अपनी छोटी रिक्वायरमेंट्स के लिए लोन चाहिए या बड़ी लोन भी चाहिए, तो उनके पास ऐसी सक्षमता है कि वो जल्द से जल्द अपना लोन रीपे कर सकती है। ऐसी होती है ब्लू चिप कंपनीज। एचडीएफसी बैंक ने शुरुआत से ही ब्लू चिप कंपनीज को लोन देना शुरू किया। बाकी बैंक्स क्या होती है, तुझे 100 रुपया चाहिए ले तू 100 रुपए, तुझे 200 चाहिए तू 200 ले। एचडीएफसी बैंक ने अपने स्ट्रेटेजिकली सारे के सारे लोन प्रोवाइडिंग के डॉक्यूमेंट, सारी उनकी पॉलिसी, सारी टू डू लिस्ट एकदम सही से बनाई और उन्होंने सही से काम किया। इसीलिए रिटेल बैंकिंग में भी वो बहुत अच्छा खेल गए। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड और धीरे धीरे लोगों में फैलाया। सबसे शुरुआत में ऐसा नहीं किया कि मैंने बैंकों को दे दिया, मतलब मैंने कोई भी कंपनी को 200 करोड़ का लोन दे दिया। उन्होंने धीरे धीरे काम किया, जैसे कि पहले 10 करोड़, उसके बाद 20 करोड़, मतलब लिमिट धीरे धीरे इंक्रीज की और सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बाद ही एचडीएफसी बैंक लोन का सैंक्शन करती है। ये शुरुआत में उनकी ये पॉलिसी रही थी जो कि उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित रही है। देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको आगे की केस स्टडीज है, जैसे कि जेट एयरवेज की केस स्टडी बताई, साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया की केस स्टडी बताई, तो इन दोनों जो कंपनीज है उसके अंदर मैनेजमेंट पूरा सेंट्रलाइज हो चुका था। इसमें एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि आदित्य पुरी जी, उन्होंने पिछले 26 साल से बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट किया। आदित्य पुरी जी, अगर आपको नहीं पता है तो वो एचडीएफसी बैंक के सीईओ है। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या क्या सेक्टर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह काम करना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें उन्होंने एकदम सही से ड्राफ्ट की और आज आप देख सकते हो बैंक कितने सफलता के रास्ते पर है। तीसरा मुद्दा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने मेन सेक्टर पे काम किया। बैंकों का काम होता है डिपॉजिट लेना और लोन प्रोवाइड करना और बीच का जो मार्जिन है उसमें से प्रॉफिट कमाना। इन्होंने होम लोन्स के लिए काम किया, पर आपको जानकर खुशी होगी कि एचडीएफसी बैंक के लिए एक होम लोन के लिए उन्होंने अलग से कंपनी बनाई हुई है। एचडीएफसी बैंक क्या करती है, अगर कोई भी लोग उनसे होम लोन लेने आता है तो वो क्या करती है, अपनी जो दूसरी कंपनी है जो कि होम लोन के लिए ही बनी हुई है, उनसे वो होम लोन दिलवाती है और जो सामने वाली कंपनी है उससे कुछ परसेंटेज चार्ज करती है। ये पॉइंट मुझे और एक पॉइंट की याद दिलाता है। बैंक का जो टोटल रेवेन्यू 100% रेवेन्यू इनकम सोर्स, उसमें से लगभग 21% से लेकर 23% तक का जो इनकम स्लैब है वो पूरा का पूरा फीस एंड चार्जेस से आता है। ये फीस एंड चार्जेस होता क्या है, तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप 100 ड्राफ्ट बनाने के लिए भी गए, आप ओवर ड्राफ्ट, आपको सपोज कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो बैंक आपके लिए कुछ छोटा कमीशन चार्ज करती है। तो वो छोटे छोटे कमीशन से ये सारी इनकम एक कांस्टेंट इनकम बन जाती है। जैसे कि आपका बैंक का चेक बाउंस हो गया तो उसके भी आपको कुछ इनकम, मतलब आपका कुछ एक्सपेंस होता है उस चीज पे, बैंक कुछ आपसे चार्जेस लेती है, तो वो चार्जेस मिला मिला के एचडीएफसी बैंक का लगभग 21% से लेकर 23% तक का रेवेन्यू ऐसे छोटे छोटे चार्जेस से बनता है। और वो चार्जेस ऐसे स्टेटिक होते हैं कि हर अकाउंट होल्डर वो चीज एक बार तो करने ही वाला है, तो उनसे क्या होता है, वो रेवेन्यू एकदम कॉन्स्टेंट हो जाता है। अपने भी अपने बिजनेस में यही स्ट्रिक फॉलो करनी चाहिए। हमें अपना मेन लाइन ऑफ बिजनेस कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मेन लाइन ऑफ बिजनेस के साथ छोटे छोटे बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कीजिए, पर वो भी एकदम धीरे लाइन पे। अपने नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करें तो उसके अंदर देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक का मार्जिन बहुत ही अच्छा है। अगर आपको नहीं पता मार्जिन क्या होता है, तो बैंक का मेन फंक्शन होता है बैंक बाहरों से पैसा लेना और फिर उसे लैंड करना।
तो आपने सपोज बाहर से पैसा 5% इंटरेस्ट पे लिया और यहाँ पे 6% इंटरेस्ट पे लोन दिया किसी को, तो 1% जो इंटरेस्ट है वो आपका हो गया मार्जिन। एचडीएफसी बैंक का लगभग मार्जिन आप बात करें तो 4.1% से 4.3%। मतलब अगर बैंक आपको सेविंग अकाउंट पे 5% इंटरेस्ट दे रही है, तो आपको अगर वही लोन चाहिए तो बैंक आपसे लगभग 9% चार्ज करती है। इस तरह बैंक आपको मार्जिन बनाती है और एचडीएफसी बैंक की खासियत ये रही है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा मार्जिन शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। दूसरी और एक बात करूं तो एचडीएफसी बैंक का कासा रेशियो, मतलब कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट का रेशियो रहा है वो लगभग 42% तक का रहा है। मतलब कि 42% के आसपास ही वो घूमता रहता है। कासा रेशियो का इंपॉर्टेंस अब बैंकों के लिए क्यों है, तो कासा रेशियो होता ये है कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स में, करंट अकाउंट में तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट्स में जो मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है तो उसमें लगभग 4% या 5%। अगर मैं वही पैसा जो मुझे करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से पैसा नहीं मिल रहा है, अगर मैं किसी बाहर कॉर्पोरेट से वो पैसा लेने जाऊं तो मुझे बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ना पे करे, इसीलिए बैंक क्या करती है, जनरली करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से ज्यादा पैसा लेने की कोशिश करती है। तो बैंक का 42%, ये जनरली अगर आपका 35 से 45% में घूमता रहे ना कासा रेशियो, तो आपकी बैंक बहुत ही बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक की है, जो कि है 52% कासा रेशियो। मतलब कोटक महिंद्रा बैंक का जो टोटल डिपॉजिट, मतलब कि टोटल वो बोरोइंग लोगों को देती है, उसमें से 52% ऐसी लोन्स, ऐसी बोरोइंग्स है जो पैसा देती है, वो 52% तो आप ही लोगों के पास से लिया हुआ है। तो इस तरह कासा रेशियो का भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस एचडीएफसी बैंक ने सीखा हुआ है और उसको ही पॉजिटिवली वो फॉलो कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने शुरुआत में बात की थी, वही बात को मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, उसी पर से अपना एक नेक्स्ट पॉइंट बेस्ड है। दूसरा और एक पॉइंट है कि एचडीएफसी बैंक ने पूरा बास्केट पोर्टफोलियो मेंटेन किया है। बास्केट पोर्टफोलियो का अर्थ ये होता है कि पूरा एक बास्केट, जैसे कि फल की टोकरी ले लो, तो उसके अंदर सिर्फ केले नहीं होते, उसमें केले भी होते हैं, सेब भी होते हैं और दूसरे अन्य फ्रूट्स, ग्रेप्स भी होते हैं। सारे फ्रूट्स को मेंटेन करके आपका एक अलग से डाइट बनता है और एकदम सही वाला बैलेंस डाइट बनता है। उसी तरह एचडीएफसी बैंक ने भी ये बैलेंस डाइट को समझा और सही से पोर्टफोलियो मेंटेन किया कि इतना सेक्टर मैं रिटेल सेक्टर में से कमाऊंगा, आगे मैंने बात की कि इतना इनकम मैं फीस एंड चार्जेस से कमाऊंगा, इतना मैं कॉर्पोरेट लोन से कमाऊंगा, इतना मैं इससे कमाऊंगा, इतना मैं उससे कमाऊंगा। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो मेंटेन करने में बहुत ही बढ़िया काम लगता है। अगर आपके बिजनेस में भी आपने अगर बैलेंस पोर्टफोलियो कि भाई इतना रेवेन्यू तो मेरा फिक्स्ड ही है कि इस सेल से ही आएगा, अगर आप सपोज मल्टी प्रोडक्ट में काम कर दो तो इतना रेवेन्यू मेरा इस प्रोडक्ट से आएगा, इतना रेवेन्यू मैंने इस प्रोडक्ट से आएगा, तो आपको एक स्ट्रेटेजी मिल जाती है कि भाई ये काम मुझे इस साल में मुझे इतना सेल करना है तो मेरा इतना परसेंटेज रेवेन्यू इस चीज से आएगा। दूसरा बात करें तो एचडीएफसी बैंक का रिकवरी रेशियो बहुत ही बढ़िया है। रिकवरी रेशियो अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं, अगर आपने लोन दिया वो एनपीए हो गया तो वो एनपीए का रिकवरी, मतलब कि वो फिर से लोन फिर से रिकवर करना, वो अमाउंट है जो लोन के अमाउंट वो फिर से रिकवर करना, वो होता है रिकवरी रेशियो। एंड एचडीएफसी बैंक का रिकवरी रेशियो बहुत ही बढ़िया रहा है। मतलब ये घूमता है 1.5% की, तो बहुत ही बढ़िया चीज उन्होंने की हुई है कि एनपीए को एकदम मिनिमल रखा है ताकि उनका जो प्रॉफिट इंपैक्ट है वो खत्म नहीं हो। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बड़ा काम करो पर उसे इफेक्टिव मैनेजमेंट ना हो तो वो काम आपका फेल हो जाता है। अगर आप छोटा काम करो पर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करो तो वो आपका छोटा काम भी उस बड़े काम की जगह पे रिप्लेस हो सकता है। एचडीएफसी बैंक ने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो की। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे छोटे छोटे सेक्टर्स में काम करना शुरू। पहले वो कंपनीज को ओवरड्राफ्ट देते गए, धीरे धीरे कंपनीज को ओवरड्राफ्ट के लोन ठीक से आने लगे तो उन्होंने उन्हीं के एम्प्लॉयज को छोटे छोटे सैलरी के ओवरड्राफ्ट देना शुरू किया। सैलरी के ओवरड्राफ्ट पे भी ड्यू सही से, क्योंकि एज अ सैलरी पर्सन उनका निश्चित है कि भाई वो पैसा फिर से दे देंगे, तो उन्होंने सैलरीड लोगों को पकड़ा। उसके बाद उन्हीं सैलरीड लोगों को क्रेडिट कार्ड देना शुरू किया। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि उन्होंने धीरे 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 पूरा मार्केट में घुस चुके हैं और आज एचडीएफसी बैंक पूरी तरह से फैला हुआ है। आपको भी अपने बिजनेस में यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, बहुत ही धीरे धीरे एकदम सही से मार्केट में घुसिए और फिर उस मार्केट को पूरी तरह से एक्सपांड कीजिए। बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि शुरुआत में आपको जो इंटरेस्ट रेवेन्यू होता है वो टाइम सर पे आउट होता है, तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारा इनकम बुक करते हो। पर बाद में 1-2 साल के अंत के बाद में आपको पता चलता है कि जो लोन की अमाउंट दी थी वही बड़ा नुकसान हो गया। मतलब कि सपोज 10 रुपए आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप 10 रुपए प्रॉफिट बुक कर लेते हो, पर आपको ये पता चलता है कि 2 साल के बाद कि वो 100 रुपए मेरा नुकसान हो गया जो मैंने उनको दिया था। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में ये चीज बहुत ही बड़ी नुकसानदायक बात साबित हो सकती है, जो कि एचडीएफसी बैंक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सोच के उसको काम कर रहा है।
अभी हम देखेंगे फ्रेंड्स क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स एचडीएफसी बैंक के रहे। देखिए, मैंने आपको बताया कि एचडीएफसी बैंक का मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, पर अभी अक्टूबर 2020 में लगभग एचडीएफसी बैंक का जो मैनेजमेंट है वो चेंज होने वाला है। आदित्य पुरी जी का टर्म 70 साल के हो चुके और जो कि 70 साल का आदमी सीईओ नहीं रह सकता, तो वो टर्म वो खत्म हो रहा है उनका टर्म, और सामने के सामने जगदीशन जी आ रहे हैं। शशिधर जगदीशन जी ने बहुत ही इंटरनली 25 सालों से एचडीएफसी बैंक में काम किया हुआ है, पर देखते हैं कि किस तरह वो अपनी एबिलिटीज बाहर दिखाते हैं एज अ सीईओ। वो एज अ सीएफओ रह चुके, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, पर एज अ सीईओ वो कैसे काम करते हैं, वो बहुत ही बड़ी चुनौती एचडीएफसी बैंक के सामने खड़ी हुई है। दूसरी बातें करें तो एचडीएफसी बैंक के फिलहाल ही कुछ टेक्नोलॉजी इश्यू चल रहे थे, वो कि एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश कर रही है कि उसे सुलझाए। फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह एचडीएफसी बैंक के सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। अगर आपको भी लगता है कि कुछ ना कुछ चीजें आपको अगर अपने बिजनेस में अडॉप्ट करनी है तो आप जरूर कर सकते हो। आप इस वीडियो को देखकर नोट डाउन कीजिए कि आपके लिए कौन कौन से पॉइंट्स फायदेमंद हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हम ऐसे ही केस स्टडी आए दिन लाते रहते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद ना आया हो तो डिसलाइक भी जरूर करना है, और साथ ही साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।